चलिए दोस्तों, तो सेक्शन 17 के रेफरेंस का लास्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 43। इसको और देख लेते हैं फटाफट से। किसकी बात होगी इसके अंदर? इसमें बात की जाएगी मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा? इनपुट्स देखा और इनपुट सर्विसेज देखे थे। अब जो तीसरा पार्ट उसका रह गया कि भैया कैपिटल गुड्स का अगर आईटीसी ले रहा है तो उसकी डिटर्मिनेशन किस तरीके से होगी, क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस है, उसको हम समझेंगे। एंड अगेन सेम थिंग, रिवर्सल देयर ऑफ इन सर्टेन केसेस, उसमें जो रिवर्सल की जाएगी उसकी बात अपने को और समझना है। ठीक है ना? फिर से वही चीज कहूंगा सेम टू सेम कि जैसे रूल नंबर 40 तो थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा फोकस रिक्वायर्ड था, वैसे ही सेम टू सेम ये भी थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा फोकस की आपकी रिक्वायरमेंट इसके अंदर रहेगी। तो ध्यानपूर्वक समझें। एक पल को अगर रूल समझने में समझ नहीं आया, मतलब जब भी हम इसके स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को देखेंगे तो हो सकता है ये उतने अच्छे से आपके दिमाग में ना बैठे। ऑल तो पूरी कोशिश की जाएगी आपके दिमाग में यहीं पे ही सेट कर दिया जाए। अगर स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तब भी तो आप जो इसके जस्ट बाद में एनालिसिस आएगा उसमें वो 100% क्लियर हो ही जाएगा एनी हाउ, कोई इसमें डाउट वाली चांसेस बचते ही नहीं है। ठीक है ना? बट कोशिश करेंगे कि पहले ही शॉर्ट में आपको ये चीजें क्लियर करके चले। चलिए जी, तो पहले रूल में सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16। ठीक है जी। द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विच अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 being partly used for the purpose of business and partly for other purpose, मतलब नॉन बिजनेस पर्पस, और partly used for affecting taxable supplies including zero rated supplies and partly for affecting exempt supplies। यही है हमारा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 सेक्शन 17 का। ठीक है सर। shall be attributed to the purpose of business or for affecting taxable supplies in following manner namely। ठीक है ना? तो उसमें से हमें जब एट्रीब्यूशन करना होगा कि भैया हमारे बिजनेस पर्पस का कितना है या हमारे टैक्सेबल सप्लाईज के पर्पस का कितना है, तो उसको हम इस तरीके से निकाल के चलते हैं। चलिए, पहला क्लॉज आता है The amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for non-business purpose, मतलब कि वो पोर्शन ऑफ इनपुट टैक्स जो कि हमें पता है कि उसको हम यूज करेंगे या यूज कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो कोई पंगा ही नहीं है, इसको तो हल्ला दो, इसको तो वैसे ही बाहर कर दो। और यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, या तो नॉन बिजनेस पर्पस का है या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज के पर्पस का है, shall be indicated in GSTR form 2 and form 3B and shall not be credited to his electronic credit ledger। बात समझ में आ जाती है सीधी सी कि भैया नॉन बिजनेस पर्पस का है या फिर एग्जाम सप्लाईज का है और इसके लिए एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं हम कोई कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो उसमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया, इसको सीधे सीधा हम अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके नहीं जाएंगे, उसमें ये क्रेडिट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempt supplies, मतलब taxable supplies, but including zero rated supplies shall be indicated in GSTR 2, GSTR 3B and shall be credited to electronic ledger। अब ये कौन सी बात कर गया? ये बात कर गया एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। तो ऑब्वियसली बात है, जो एक्सक्लूसिवली उसके पर्पस का और हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये वाला कैपिटल गुड्स ऐसा है जिसको हमने यूज करते हुए जो सप्लाईज की है वो टैक्सेबल सप्लाईज है या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज है, तो उस सिनेरियो में जो भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो हमें मिल जाएगा, कोई पंगा नहीं है उसके अंदर भी। पंगा कहां है? जहां पे एक कैपिटल गुड्स से हमने ये वाला काम भी किया और ये वाला काम भी किया, वहां पे दिक्कत आएगी क्योंकि इसका कॉमन क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको समझना है कि उसका अपोर्शनमेंट कैसे होगा। ठीक है, जहां पे भी एक्सक्लूसिव यूज होगा वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूसिवली फॉर दिस तो आपका क्रेडिट नहीं होगा, मतलब आप उसको आईटीसी नहीं ले सकते हो, एंड एक्सक्लूसिव फॉर दिस देन आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ो। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अब वो अमाउंट इनपुट टैक्स का जो कि ना क्लॉज ए में कवर हुआ मतलब डिसअलाउड वाले में, ना ही वो क्लॉज बी में कवर हुआ यानी अलाउड वाले में, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम डिनोट करेंगे ए। बीइंग the amount of tax as reflected on the invoice shall credit directly to the electronic credit ledger and validity of the useful life of such goods shall extend up to 5 years from the date of invoice for such goods। मतलब क्या हुआ? अब देखो, इसको कह रहा है कि ये जो ए हमने डोनेट किया ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा क्योंकि इसके अंदर से हमारी कॉमन चीजें हैं, मतलब इसके अंदर हमारा नॉन बिजनेस पर्पस या एग्जाम पर्पस का भी है और टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई भी है। तो हमने फिलहाल क्या कहा कि इसकी फिगर को आपको क्रेडिट कर देना है कहां पे? आपके डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है सर, उसमें भेज दिया हमने। अब हुआ क्या? ध्यान दो, आपने जो ये ए था इसको आपने भेज दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। दैट मींस कि आपका जितना भी इसका इनपुट था वो आपने क्लेम कर लिया।
अब जब आपने इसका इनपुट क्लेम कर लिया, दैट मींस आपने 100% क्लेम कर लिया, लेकिन आपको पता लगता है कि इस ए का कुछ पार्ट है विच इज रिलेटेड टू नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन सेम टू सेम जैसे हमने रूल 42 में देखा था कि क्लेम तो हमने 100% कर लिया कॉमन क्रेडिट, दिस ए इज व्हाट? कॉमन क्रेडिट। तो कॉमन क्रेडिट हमने 100% क्लेम कर लिया और इसमें से अब हम एलिमिनेट करेंगे वो वाला क्रेडिट विच इज रिलेटेड टू नॉन बिजनेस पर्पस और फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट कि हमने पूरा क्लेम कर लिया एंड देन हम एलिमिनेट वाला काम करेंगे कि हम निकालेंगे कि इससे रिलेटेड कौन सा पार्ट है, उसको वहां से क्या कर दो, उसका रिवर्सल कर दो। ठीक है सर। नाउ अप टू 5 इयर्स इज नथिंग, जो आपका कैपिटल गुड्स है उसकी लाइफ बताई जा रही है कि वो यहां पे लेके चली जाएगी कितने? 5 इयर्स की। 5 इयर्स को आप आगे चल के देखोगे कि उसको 60 मंथ में कंप्यूट किया जाता है, बिकॉज हम इसकी जो एडजस्टमेंट है, जो आईटीसी अवेल करते हैं वो मंथली बेसिस पे करते हैं, तो उसको हम 60 पार्ट्स में अवेल करते हैं। तो उसको 5 इयर्स को जब आप मंथ्स में लेके आओगे तो 12 into 5 वो 60 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है सर। प्रोवाइडेड दैट, अब ये प्रोवाइजो ऑल्दो मैं अभी अच्छे से ज्यादा समझाऊंगा नहीं, इसको स्किप करके चलूंगा, बस मैं रीड मार दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी कैपिटल गुड्स अर्लियर कवर्ड अंडर क्लॉज ए, क्लॉज ए बोले तो नॉन बिजनेस पर्पस, इज सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लॉज। दिस क्लॉज का मतलब कि जहां पे कॉमन यूज हो रहा है उसका, ओनली फॉर बिजनेस पर्पस नहीं है, ओनली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस नहीं है, कॉमनली यूज किया जा रहा है, वो इस क्लॉज में आ गया। उस केस में क्या होगा? इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स डिनोट एज ए शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इनएलिजिबल क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द पीरियड ड्यूरिंग विच सच कैपिटल गुड्स वर कवर्ड बाय क्लॉज ए डिनोट एज टी, शॉर्ट में आईई। मतलब कि इनएलिजिबल क्रेडिट हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको हम इससे डोनेट करेंगे, टीआईई से। शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 5 परसेंटेज पॉइंट्स फॉर every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed। आइए समझ लेते हैं इसको। पहले क्या कह रहा है कि हमने एक निकाला आइटम जिसके अंदर विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट? नॉन बिजनेस पर्पस या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसको हमने कहा कि भैया लेना ही नहीं है। नंबर 2 इज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज और जीरो रेटेड सेल्स, तो इसको हमने कहा भैया इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। उसके बाद आया जहां पे हमारा ऐसा कॉमन क्रेडिट था विच इज फॉर बोथ, तो हमने कहा कि इसको आप क्या नाम दे दो? ए का नाम दे दो। ए के ऊपर फिर क्या वर्किंग होगी वो करी जाएगी। अब इसी के प्रोवाइजो में क्या पॉइंट आ गया कि सपोज करो कोई ऐसा एसेट था, लेट से कोई एक मशीनरी थी ऐसी विच इज इनिशियली वी यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस। एक्सक्लूसिवली हम उसको कहां यूज करते थे? नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या फिर एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज करते थे। ठीक है जी, तो वो क्लॉज ए में कवर था, कोई चर्चा ही नहीं थी। लेकिन इसी मशीन को कुछ टाइम के बाद, सपोज 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कुछ टाइम के बाद हमने यूज करने लगे कॉमन पर्पस के लिए, उसको हमने यूज करने लगे कॉमन पर्पस के लिए। जब हम कॉमन पर्पस के लिए यूज करने लगेंगे तो आप बोलोगे भैया अब तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए ना, पूरा मत दो, लेकिन जितना आपका टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है उतना तो दोगे। ठीक है सर, देंगे। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? वो तो ए का पार्ट है। मतलब कि अगर कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा कैपिटल गुड्स है विच इज इनिशियली यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस या फिर एग्जाम सप्लाई पर्पस, और लेटर ऑन हम उसको यूज करते हैं फॉर दी बोथ मतलब कि इसके लिए भी और टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो कहा जा रहा है कि इसका जितना भी इनपुट है इस मशीनरी का ना, उसको आप ऐड कर दो इसके अंदर, उसको भी आप ए का नाम दो और इस ए में उसको ऐड कर दो। ठीक है जी। अब जितना पीरियड इसने इसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया था ना, उसको माइनस ना करते हुए उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ले जाओ। मतलब क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि ये मशीन थी, सपोज इसकी लाइफ इतनी सारी है, इतना पीरियड जो है इसका वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो गया, अब वो कॉमन पर्पस के लिए यूज होगा, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस पूरे आईटीसी को आप ले जाओ ए के अंदर। ए का मतलब उसको आईटीसी का पार्ट फिलहाल बनाओ, इस पूरे आईटीसी को आप फिलहाल आईटीसी में जोड़ दो, जो भी आपका कॉमन क्रेडिट है उसके अंदर उसको जोड़ दो। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि इतना पीरियड उसने नॉन बिजनेस पर्पस में किया, इसको तो नहीं जोड़ना चाहिए था, तो इसको माइनस करके जोड़ सकते थे। तो एक तरीका तो ये था कि आप सिर्फ इतना जोड़ो, जितने पीरियड में ये कॉमन पर्पस के लिए यूज होगा, बाकी को मत जोड़ो। लेकिन आपको जो जीएसटी लॉ बता रहा है वो क्या बता रहा है कि नहीं जी, पूरा पीरियड का आईटीसी जो है, मतलब इस मशीनरी का पूरा आईटीसी जो है वो आपके इस ए में जाके ऐड हो जाएगा, दैट मींस कि कॉमन क्रेडिट का पार्ट बन जाएगा। और ये जो पीरियड है, जिस पीरियड में ये नॉन बिजनेस के लिए यूज हुआ था, इस पीरियड को हम अलग से ऐड करेंगे कहां पे? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं भैया तुम्हें इनपुट पूरे का दे दिया, और जितने पीरियड का सजा मिलना चाहिए था, जितने पीरियड का इनपुट नहीं मिलना चाहिए था, उसको तुम्हारा आउटपुट बना दिया। बात तो एक ही है, बात तो कम इनपुट दे दो या फिर ज्यादा इनपुट देके अब थोड़ा सा आप उसका आउटपुट भी बना दो, तो जब वो एडजस्ट होगा तो नटशेल में बात एक ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ये चीज समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। अब कितना,
आउटपुट में कितना जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि कितने पीरियड के बाद ऐसी हरकत की जा रही है कि पहले नॉन बिजनेस पर्पस था और बाद में कॉमन पर्पस के लिए आ गया, ऐसा कितने पीरियड के बाद हो रहा है। तो सपोज करो एग्जांपल लेते हैं कि इसने 4 महीने तक नॉन बिजनेस पर्पस में यूज किया, उसके बाद कॉमन में आ गया। तो उस सिचुएशन में कहा जा रहा है कि जितना भी आईटीसी होगा उसका 10%, मतलब क्या कहा गया आपको, रूल क्या कहा गया है कि 5% निकालना है आपको, 5% पॉइंट फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मतलब कि अगर किसी ने 1 महीने के बाद ऐसी हरकत की तो आईटीसी का 5% जो होगा, 5% ऑफ आईटीसी, वो आपका आउटपुट टैक्स बन जाएगा। ठीक है जी। अगर किसी ने 2 महीने में की तो भी 5%, 3 महीने की तो भी 5%, 4 महीने में की तो कितना हो जाएगा 10%। 5% हर क्वार्टर का और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट भी होगा तो भी वो एक क्वार्टर में काउंट होगा। किसी ने 6 महीने तक किया तो 10% रहेगा, 7 महीने कर दिया तो कितना हो जाएगा 5, 5, 5, 3 क्वार्टर हो गए एक तरीके से, तो 15% ऑफ आईटीसी जो होगा वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। अब इस ए का क्या करना है वो भी आपको समझ नहीं आया, लेकिन आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई कि जो अगर ऐसी हरकत होती है तो उस केस में कितना आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाएगा, विच इज वेरी सिंपल, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट टाइप shall be computed separately for input tax credit of central tax, state tax, union territory tax and integrated tax and declared in form 3B। ठीक है सर, नॉर्मल सी बात थी, ये पहले भी रूल 42 में भी आया था कि इस टाइप की हरकत जो की जाएगी वो हर एक टैक्स की अपनी अपनी अलग अलग की जाएगी, सेपरेटली की जाएगी, मर्ज नहीं किया जाएगा। सेंट्रल अलग, स्टेट अलग, यूटी अलग और आईटी मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा अलग। ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन, अब ये एक्सप्लेनेशन भी ऑल्दो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि सेक्शन 18 जो है ना वो भी आप आगे पढ़ोगे, विच इज स्पेशल सर्कमस्टांसेस, आईटीसी के स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, वो भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम उस सेक्शन 18 को हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो आपको फिलहाल यहां पे एक्सप्लेनेशन देखो, सिंपल सी बात कही जा रही है कि एन आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स डिक्लेयर्ड अंडर क्लॉज ए, जो इस क्लॉज ए में डिक्लेयर्ड हो गया, ऑन इट्स रिसिट्स शैल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 18। मतलब जो यहां हम पढ़ रहे हैं रूल के अंदर, इसके क्लॉज ए में अगर कोई कैपिटल गुड्स डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके ऊपर सेक्शन 18 का सबसेक्शन नंबर 4 नहीं लगेगा। अब ये है क्या, वो इसी चैप्टर में हम आगे चल के पढ़ लेंगे। इफ इट इज सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लॉज। ठीक है सर, आगे बढ़िए। फिलहाल ये आपके लिए इतना रेलेवेंट अभी नहीं है सेक्शन 18 वाला पॉइंट, जब सेक्शन 18 आएगा तो वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। नाउ डी, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ ए क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर क्लॉज सी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स whose useful life remains during the tax period to be denoted at TC। मतलब इसको क्या नाम देंगे हम, जितने भी ए होंगे, ए क्या होंगे, ए बहुत सारे हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स हमारे 10 तरीके के थे और कुछ 11-12 तरीके के ऐसे थे जो कि पहले नॉन बिजनेस पर्पस के थे और बाद में आके वो कॉमन पर्पस के हो गए। तो कुल मिला के ऐसे जितने भी A1, A2, A करके जितने भी ए होंगे इन सभी को जोड़ेंगे और उसके एग्रीगेट वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, टीसी। ठीक है, उसको क्या नाम देंगे हम, टीसी का। शैल बी कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स, वो क्या है हमारा बेसिकली कॉमन क्रेडिट है उन कैपिटल गुड्स का। ठीक है सर, आगे बढ़िए। Provided that where any capital goods earlier covered under clause B are subsequently covered under clause C। मतलब कि clause B में कौन सा था, which is exclusively for the taxable supply। ऐसा कैपिटल गुड जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था किसमें, टैक्सेबल सप्लाई में। अब कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि भैया जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा था क्या हमारा टैक्सेबल सप्लाई के लिए, वो वाला आ जाए कॉमन सप्लाई के लिए, जहां पे हम टैक्सेबल भी करते हैं और नॉन टैक्सेबल भी करते हैं, एग्जाम भी करते हैं। अगर ऐसा कन्वर्जन हो जाए तो क्या होगा, द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड शैल बी एडेड टू अराइव एट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टीसी। मतलब कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने उसका क्लेम किया है वो आपका ऐड कर दिया जाएगा कहां पे, इसी ए के अंदर, मतलब वो भी टीसी का पार्ट बन जाएगा। देखो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर क्या हुआ कि बी के अंदर उसका ऐसा पॉइंट था विच इज जिसका आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिलकर चल रहा था। जब आप उसी बी को सी में लेके आ जाओगे तो क्या होगा, पूरा आईटीसी मिल रहा था ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जब सी में आ रहा तो बेसिकली वो अपना आईटीसी सेक्रीफाइस करेगा, वो आईटीसी सेक्रीफाइस करेगा। तो वैसी वाली अगर कोई एसेट्स है, कोई कैपिटल गुड्स है, तो उसको हम कह रहे हैं कि भैया उसको भी ऐड कर दो कहां पे, टीसी का पार्ट बना दो, और फिर टीसी के साथ जो भी खेल खेला जाएगा तो उसमें ये वाला पॉइंट अपने आप ही डील हो जाएगा। तो इसके अंदर मारामारी नहीं है। मारामारी कहां पे थी, जहां आप ए क्लॉज से सी क्लॉज में आओगे, ए क्लॉज से जब सी क्लॉज में आओगे तब दिक्कत है, क्योंकि तब आपको ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का आपका पार्ट बनेगा विच इज 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है सर, ना टीसी निकल गया जी, हमने सारे इस टाइप के कैपिटल गुड्स को इकट्ठा कर दिया, टीसी निकल के आ गया। ना the amount of input tax credit attributable to a tax period on common capital goods during their useful life be denoted as TM। मतलब कि टैक्स पीरियड के अंदर कॉमन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूट टू अ टैक्स पीरियड, एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड मतलब एक मंथ में आपको कितना क्रेडिट मिलेगा वो आप ऐसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, टीएम इक्वल टू टीसी डिवाइड बाय 60। मतलब 60 क्या है, मंथ है आपके, दिस इज 12 into 5,
5 साल 12 महीने के हिसाब से 60 महीने हो गए। तो जितना भी आपका क्रेडिट है वो आपको एक दिन में नहीं मिलेगा, एक महीने में नहीं मिलेगा, एक क्वार्टर में नहीं मिलेगा, एक साल में नहीं मिलेगा, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी उसमें बढ़ जाएगा। तो अगर आपका क्रेडिट था सपोज 5 लाख रुपए का, या आप सिंप्लिसिटी के लिए हम कह देते हैं कि क्रेडिट था आपका 6 लाख रुपए का, तो उसको आपको 60 महीने में बांधना पड़ेगा, 60 मंथ्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और तब जो आपका निकल के आएगा वो क्रेडिट होगा जो आप एक एक करके यूटिलाइज करोगे मंथली बेसिस पे, विच इज 10,000 रुपीज। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे हम? टीएम। इसको क्या नाम देंगे हम? टीएम का नाम देंगे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। देखो अब यहां तक को अगर मैं एक बार समराइज कर दूं तो देखो मोटा मोटा मतलब क्या है कि जितना भी आपका कैपिटल गुड्स है, कॉमन कैपिटल गुड्स वाले का सारे का आपको आईटीसी इकट्ठा करना है। सारे इकट्ठे आईटीसी को हम पहले ए कहते हैं, और सारा को जब हम एग्रीगेट वैल्यू निकाल देते हैं तो वो टीसी कहलाता है। मतलब ये सारा वो कैपिटल गुड्स है जिसका आईटीसी हमने इकट्ठा किया, जिसमें हमें सेग्रीगेशन की जरूरत है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये तो टोटल हो गया ना, टोटल एक महीने में तो मिल नहीं जाएगा तुम्हारा, तो ये कैपिटल गुड्स है, इसकी लाइफ ज्यादा है, 5 साल तक हमने एज्यूम करके चली है, तो 5 साल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 साल में इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है सर, डिवाइड कर दो, तो जितना भी हमारा था आईटीसी उसको हमने 60 मंथ में डिवाइड कर दिया, और जो निकल गया है दैट इज योर मंथली आईटीसी, जितना आप क्लेम करोगे। ठीक है सर, आगे बताओ। अब इतने की आपको आईटीसी दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतने का आपको आईटीसी क्लेम करने को मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डेब्ट इज क्लैरिफाइड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ एनी कैपिटल गुड शैल बी कंसीडर्ड एज 5 years। किसी भी कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ कितना लिया जाता है? 5 साल लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, एंड द सेड फॉर्मूला शैल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द सेड कैपिटल गुड्स। ये फॉर्मूला वहां पे लगा के चलेंगे। ठीक है जी, अब देखो हो क्या रहा है, आगे। द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट attributable towards exempt supply be denoted as TE and calculated as। अभी आप याद करो रूल 42 की तरह ही चल रहा है कि हमने क्या किया, हमने निकाल लिया कि भैया हमारा कॉमन क्रेडिट कितना है, उसके बाद हमने निकाल लिया कॉमन क्रेडिट उस पर्टिकुलर पीरियड का कितना है, एक महीने का, मतलब हमने निकाल लिया कॉमन क्रेडिट की एक महीने का कितना होना चाहिए, वो निकल गया हमारा। अब आगे हम कह रहे हैं कि अच्छा ये तो कॉमन क्रेडिट है, इसमें से ये पता लगाओ कि एग्जेम्प्ट वाला कितना है, इसमें से एग्जेम्प्ट वाला कितना है। तो T इक्वल टू व्हाट? E डिवाइड बाय F। E वही है जैसे आपका 42 रूल के अंदर था, ये एग्जाम सप्लाई, और F वही है आपका टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय TR। और ये TR बेसिकली क्या है? ये TR कुछ नहीं है, ये आपका TM ही है जो आपने पीछे कैलकुलेट किया है। TR पहले हुआ करता था एक क्लॉज F करके, वो वहां पे एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब कुछ अमेंडमेंट पीछे आई थी तो उसमें TR लिखा हुआ था, वो TR ही लिखा हुआ चल रहा है लॉ के अंदर, बट इन एक्चुअल उसको आपको क्या लेके चलना है आज के टाइम पे? TM लेके चलना है, जो आपने पीछे कैलकुलेट किया है। ठीक है, कोई मारामारी नहीं है, TM ही है सिंपली। आगे बढ़िए जी, फिर क्या होगा इसके देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, क्लॉज एफ ऑफ द रूल विच कंटेन द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टीआर। क्लॉज एफ हुआ करता था, हैज बीन ओमिटेड, हट गया वो, ये नोटिफिकेशन आई 23 मार्च 2020 को। दिस हैज रेंडर्ड द फॉर्मूला गिवन इन क्लॉज जी अर्टियर्स एज द टर्म टीआर इज नाउ नोवेयर डिफाइंड इन द अमेंडेड रूल। मतलब नए रूल में एक टीआर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, एक जगह डिफाइन किया गया था, उसको हमने ओमिट कर दिया हुआ। तो मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो टीआर इज व्हाट? टीआर इज टीएम, जो कि नए रूल के हिसाब से आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे। प्रोवाइडेड फॉर द डेट वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर। ये सेम कहानी आ गई, ये रूल 42 भी पढ़ा था कि भैया अगर रजिस्टर्ड पर्सन के पास टर्नओवर नहीं होगा उस पीरियड के अंदर, तो वो क्या करेगा? लास्ट पीरियड का उठाएगा और उसके रेफरेंस से काम कर लेगा। ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड और द अफोरसेड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, द वैल्यू ऑफ E ऑब्लिक F shall be calculated by taking values of E and F of the last tax period for which the details of such turnover are available previous to the month during which the said value of E oblique F is to be calculated। नॉर्मल सी बात थी, रिपीटेशन था सेक्शन 42 सेम टू सेम, सॉरी रूल 42 सेम टू सेम बात कह रहा था। काफी सारी और भी चीजें आएंगी जो रूल 42 में आपने पढ़ ली है। ठीक है ना, देखो जरा अगला पॉइंट भी वही आ गया, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई की एग्रीगेट वैल्यू निकालेंगे और टोटल टर्नओवर निकालेंगे, तो उसमें आपको एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है? तो हमने पढ़ा था ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट और सीएसटी आपको एक्सक्लूड करके चलना होता है। द अमाउंट ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स लेविड अंडर एंट्री 84, एंट्री 92A ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंट्री 51, एंट्री 54 ऑफ द लिस्ट 2 ऑफ दिस सेड शेड्यूल। तो इसको आपको क्या करके चलना है? एक्सक्लूड करके चलना है। सेम टू सेम रूल 2 में भी हमने, रूल 42 में भी हमने ये चीज पढ़ी थी। आगे बढ़िए। द अमाउंट ऑफ TE along with the applicable interest shall be during every tax period of the useful life of the concerned capital goods be added to the output tax liability of the person making such claim of credit। अब ये क्या कह रहा है? देखो आपको कहा क्या गया कि जितना भी आपका टीएम निकल के आया, टीएम जितना भी निकल के आया वो आप ले लो एज आईटीसी, और उसके बाद जितना भी आपका टीई निकल के आया, टीई बोले तो जो एग्जेम्प्ट का पार्ट था, उसको वो कह रहा है कि कहां ले आओ आप? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो बात एक ही होगी ना, वो कह रहा है इसमें से रिवर्सल नहीं करना, इसमें से रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, उसको जोड़ दो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि आपको 10 रुपए का इनपुट था, ठीक है, और आपको सपोज इसमें से 2 रुपए काटने थे, रिवर्सल करना था, तो 8 बच जाता। उसने कहा ऐसा करो, ये 2 को यहां ना काटो, 2 को आउटपुट में जोड़ दो। बात तो एक ही है,
आप जब एंड में इनपुट यहां से लेस करोगे 10 आउटपुट पे करने के लिए, तो बात तो वही हो जाएगी, 2 रुपए से कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया, नेट फिगर तो 8 ही निकल के आ रहा है यहां पे भी। तो ये एक तरीका, जैसे कि आप सिंपली कहते थे, आपको अगर अकाउंट्स लैंग्वेज से बताऊं कि भैया परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न को आप डेबिट में परचेज से माइनस कर लो, या फिर आप क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा उसका। तो वही वाली कुछ बात हो गई कि आप यहां से माइनस भी कर सकते हो, नहीं तो इसके अपोजिट साइड भी लिख सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा। तो आपको जो जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है वो कह रहा है नहीं माइनस नहीं करना है, इसको अपोजिट साइड लिखना है, आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनाना है इसको। ठीक है सर, बना देंगे। द अमाउंट ऑफ टी शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली, ये भी वही चीज है कि टी को आपको सेपरेटली कंप्यूट करना है, सेंट्रल टैक्स के लिए अलग, स्टेट टैक्स के लिए अलग, यूटी टैक्स के लिए अलग और आईजीएसटी के लिए अलग, और उसको 3B में डिक्लेयर करके चलेंगे आप। ठीक है सर, आगे एक्सप्लेनेशन देखो, एग्जाम सप्लाई में क्या एक्सक्लूड होगा। तो ये सेम चीज है जो आपने पीछे पढ़ी थी रूल नंबर 42 के अंदर, वही चीज यहां पे कह रहा है कि भैया एग्जाम सप्लाईज के अंदर क्या चीज एक्सक्लूड होगी। फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड दिस रूल इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज शैल एक्सक्लूड। मतलब 42 में भी रूल में यही रूल था और रूल 43 में भी ये चीज है कि एग्जाम सप्लाई में ये चीजें नहीं जुड़ती। कौन सी चीजें नहीं जुड़ती? द वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और लोन। ठीक है, मतलब ये वाली सर्विसेज जो है जिसके अंदर जो कंपनीज वगैरह है वो लोन एडवांसेस वगैरह देती है और उसके बदले वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट कमाती हैं, तो वो वाली सर्विसेज आपकी एग्जाम सप्लाई में नहीं जुड़ेंगी। लेकिन अगर यही सर्विसेज कौन दे रहा हो, बैंकिंग या एनबीएफसी दे रही हो, तो उस केस में वो जुड़ जाता है। पढ़ा था हमने जस्ट पीछे। आगे बताओ, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, कहां से की जा रही है? हमारे कस्टम पोर्ट से की जा रही है, कस्टम स्टेशन से की जा रही है, जो कि अभी क्लियरेंस में आया ही था, क्लियरेंस अभी कराया नहीं गया था, और कहां लेके जाया जा रहा है? प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो कुछ हमने ऐसा देखा था कि भैया कस्टम पोर्ट पे आया था कोई सामान और ये इंडिया में आने से पहले पहले पोर्ट से ही इसको कहीं बाहर ले जाया गया, और इस टाइप की अगर सर्विस सप्लाई की गई है तो वो भी आपका एग्जाम सप्लाईज के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है जी, ये दो चीज आपकी इंक्लूड नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन, अभी इंक्लूड वाला पार्ट भी आएगा, ऑल्दो हमने वो पीछे पढ़ लिया था। ठीक है सर, कैपिटल गुड्स में क्या इंक्लूड होता है? तो कैपिटल गुड्स में आपकी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पे बताया गया प्लांट एंड मशीनरी एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 17 हमने देखा था। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपका इसके अंदर इंक्लूड होके चलता है। फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एन एग्जाम सप्लाई एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 of section 17, the value of land and building shall be taken as the same as adopted for the purpose of paying stamp duty। मतलब कि आपको इंक्लूड वाली परंपरा आपने पढ़ी थी, उसके अंदर आपने क्या देखा था कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आपका जुड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या लेनी होती थी, वो भी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि भैया जो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए वैल्यू निकाली गई है वो वैल्यू ली जाएगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी था, उस केस में आपने क्या पढ़ा था कि भैया ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी होगा तो उस केस में वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या ली जाएगी, उसके अंदर लिया जाएगा 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी को में डील किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन की जा रही है, उस सिक्योरिटी का 1% निकालना है, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाता है और वो आपका इंक्लूड होके चलता है। ठीक है सर, ये इंक्लूसिव वाले की एक्सप्लेनेशन थी, ये हमने जस्ट पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर रूल नंबर 43। अब अगर आप इसको सही से समझोगे तो रूल नंबर 42 से ज्यादा इजी, ज्यादा आसान है। मैं एक बार फिर से इसको समराइज करके बता दूं, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में चर्चा इंटर लेवल पे नहीं की गई है, ये ज्यादा डिटेल में फाइनल लेवल पे ऑल्दो आया करता है, बट आपके कोर्स का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से समराइज कर रहा हूं कि माइंड में आपकी छप जाए। हमने क्या करना है, हमने निकालना है ए क्या है बेसिकली एक्सक्लूसिव नेचर का, अगर है आपका नॉन बिजनेस का तो हटा दो, एक्सक्लूसिव नेचर का है अगर आपके बिजनेस पर्पस का तो हटा दो, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली उसका आईटीसी मिल जाएगा। जो कॉमन वाले हैं उसको हम ए मान लेंगे, मतलब जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस भी नहीं था और एक्सक्लूसिवली बिजनेस का भी नहीं था, उसको हमने मान लिया ए। और इस टाइप के ए इकट्ठे करने हैं आपको। जब ये ए इकट्ठे कर लोगे तो इस सभी ए को, जितने भी ए होंगे उन सबको जोड़ने के बाद आपका टर्म कहलाएगा टीसी। उस टीसी को आप डिवाइड करोगे 60 से तो आपका आ जाएगा क्या, टीएम। ठीक है, ये टीएम ही आपका टीआर है, ये टीएम जितना है इतना आपको आईटीसी आराम से आपका मिल जाएगा। दिस इज योर एलिजिबल आईटीसी। लेकिन क्या एलिजिबल नहीं है, जो आप शॉर्टकट में कह सकते हो रिवर्सल, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा टीई। ठीक है, मतलब एग्जाम सप्लाई का कितना पार्ट है, तो एग्जाम सप्लाई का पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, जो टीएम है उसका प्रोपोर्शनल निकाल लो, ई ऑब्लिक में एफ। ठीक है, जितना निकल के आएगा वो टीई हो जाएगा और वो आपका कहां जाएगा, वो आपका इससे रिवर्सल नहीं होगा, वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात। फिर एक बात आई थी कि भैया स्टार्टिंग में कुछ पीरियड वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था, बाद में बिजनेस पर्पस के लिए आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा। जितने पीरियड का नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था उस पर रूल लग जाएगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, उतना जो अमाउंट होगा वो भी आपका ऐड हो जाएगा कहां पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर। और इनपुट के अंदर हम पूरा का पूरा उसका टैक्स आपको दे देंगे एज अ आईटीसी। मतलब वो ए का पार्ट बनेगा, ए का पार्ट मतलब आईटीसी मिलेगा तो, पर वो 60 टुकड़ों के अंदर ही मिलेगा, पर वो ए का पार्ट मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है बस, और कुछ खास नहीं है। दिस इज हाउ रूल नंबर 43 कैन बी एक्सप्लेन्ड, और आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी एनालिसिस और सुन लेना और आपके दिमाग में, जहन में ये बैठ जाएगा अच्छे से। चलिए जी, मिलते हैं एनालिसिस में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।